तो गाइस आई एम इनविंसिबल की एपिसोड नंबर 78 की स्टार्टिंग में अब हमें अमरल क्लैन नाइदर अवाइस का सीन दिखाया जाता है। किंग ऑफ फैंग्स मुंह से खून खांसते हुए उस एनवाई के सामने घुटनों पर बैठा होता है और उससे कह रहा होता है कि वो तो मैंने यहाँ पर जुलियन के सामने अपने अवतार को भेजा था, नहीं तो मैं असलियत में वहाँ पे गया होता तो अभी तक मैं यहाँ पर मर चुका होता। उसे कहता है कि ठीक ठीक बताओ आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई और आखिर मिशन कैसे फेल हुआ। फैंग्स तो बताता है कि ये जुलियन ने अपनी कल्टीवेशन को छुपा रखा था, वो असलियत में तो एक इमोर्टल है, ट्रू इमोर्टल। हमारे नाइदर अवाइस का आर्टिफैक्ट भले ही काफी ज्यादा पावरफुल था लेकिन वो उसके सामने नहीं टिक पाया। आर्टिफैक्ट की पावर लगभग 5th हेवन ट्रू इमोर्टल की थी और जबकि उस जुलियन की पावर 6th हेवन कल्टीवेशन की थी। खुद अपनी इन आंखों से देखा था जब मैंने अपनी उस आर्टिफैक्ट की पावर के साथ में जुलियन के ऊपर उनके ड्रैगन से हमला किया था। हमले को उसने अपने मुंह के थूक से ही खत्म कर दिया। तो उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो ये सरनेम वाला बंदा अपने अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को छुपा सकता है। तो मतलब वाकई में बंदा तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। मगर खैर अच्छा है, अगर मिशन इतना ही ज्यादा आसान होता तो फिर हम तो काफी ज्यादा बोर हो जाते। अब टाइम आ गया है कि इस सब के लिए अब उसे पे बैक करना होगा। तो किंग ऑफ फैंग्स उससे कहता है कि क्या डिवाइन एनवॉय ने ऑलरेडी अपने अगले स्टेप के बारे में सोच लिया है। उसे कहता है कि हमारा ये नाइदर अवाइस एक सीक्रेट लैंड है जो हमारे एमरल्ड क्लैन के एंसेस्टर ने रखी है। हमारे पास में इतने ज्यादा सीक्रेट्स हैं जिससे कि हम पूरी की पूरी दुनिया को ही हिला सकते हैं ताकि कुंगलुंग के इमोर्टल किंग्स भी हमारा सामना नहीं कर पाए। फिर वो अकेला ये जुलियन तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। किंग ऑफ फैंग्स भी काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि वाकई में नाइदर अवाइस के पास में काफी सारी पावर्स हैं, आखिर हम उन्हें ईस्टर्न डोमेन के कल्टीवेटर्स को यहाँ पर कैसे लाएंगे। एनवाई चेंजर को याद करते हुए वहाँ पर हंसते हुए कहता है यहीं पे हमारा वो शतरंज का मोहरा काम आएगा जिसे कि मैंने बाहर निकाला है। वहीं पे अगला सीन हमें ज़्वांटियन सेक्ट के मिस्टिक पीक का दिखाया जाता है। लीडर तो जुलियन को देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि जूनियर ब्रदर ये बाहर सभी लोग कह रहे हैं कि आपने ऑलरेडी असेंड कर लिया है और एक ट्रू इमोर्टल बन चुके हैं। जिस पर जाओ भी उससे कहता है कि वाकई में तुमने तो इस बार हमसे काफी कुछ छुपा रखा था। तो ये जुलियन भी उन सबको से कहता है कि ये सब कुछ तो पुरानी बातें हैं, इन सबको छोड़ो। वहीं पे उन सबको भी अब इस बात से कोई लेना देना नहीं था। वो लोग तो यहाँ पर बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में जुलियन के उस फेदर इमोर्टल आइसलैंड को देखना चाहते हैं जो कि यहाँ पर जुलियन को इनाम में मिला हुआ है। जुलियन हैरान होते हुए कहता है कि इतने दोगले हैं साले। जुलियन उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरता है और अपने पास से उस फेदर इमोर्टल आइसलैंड को बाहर निकाल देता है कहते हुए कि ये रहा वो आइलैंड जो कि मुझे इनाम में मिला है। जिसे देख करके वो लोग भी थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है। तो बताता है कि ये एक स्पेशल ट्रेजर है जिसका साइज हम लोग बड़ा और छोटा दोनों कर सकते हैं। भले ही तुम्हें इतना ज्यादा छोटा दिख रहा है लेकिन ये इतना बड़ा है, अंदर इतने सारे ट्रेजर्स हैं, इतनी सारी इमोर्टल चीजें पड़ी हुई हैं, यूज तुम लोग पूरी तरीके से कर भी नहीं पाओगे। जब होंग भी इमोर्टल चीजों की बात सुनता है तो उसकी भी आंखें चमक पड़ती है, लगने लगती है कि वो वापस से एक ट्रू इमोर्टल बन सकता है। बेबूजी भी जुलियन से कहता है कि मुझे भी इस इमोर्टल आइसलैंड में अंदर जाना है। उन लोगों से कहता है कि अब क्योंकि तुम इतना ही ज्यादा अंदर जाने के लिए उतावला हो रहे हो फिर मैं तुम सब लोगों को अब इसके अंदर जाने के लिए अलाउ करता हूँ। साथ ही वो वहाँ पर अपने हेवन और अर्थ कन्वर्ज का इस्तेमाल करता है, वहाँ पे मौजूद उन सभी लोगों को अपने आइसलैंड के अंदर भेज देता है। और फिर इसी के साथ में अगला सीन हमें इमोर्टल आइसलैंड के अंदर का दिखाया जाता है। अंदर आने के बाद में वो सभी लोग अलग अलग जगह पे जाकर के टेलीपोर्ट हुए होते हैं। तो ली ये देख करके कहता है कि आखिर बाकी के सभी लोग कहाँ गए और आखिर मैं यहाँ पर अकेला क्यों हूँ, मुझे कुछ फैमिलियर सी क्यों लग रही है। साथ ही जब वो इधर उधर देखने लगता है तो सामने देख करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अचानक उसके सामने वही ईगल जिंदा बैठा हुआ होता है जो कि उसने पिछले ट्रायल में टेम किया था। ली खुश होते उसे कहता है कि कार्विन तुम जिंदा हो, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। जगह वाकई में ब्लेड श्रेड वैली है। ली तो जल्दी से उसकी ओर भाग करके आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। ईगल ने तो यहाँ पर ली के असली चेहरे को नहीं देखा होता है, ना पहचानते हुए वहाँ से उड़ जाता है और साथ ही उसके सिर पे अपनी पॉटी का एक गिफ्ट छोड़ जाता है। इस तरीके से उड़ करके जाता हुआ देख करके पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि हे बिग बर्ड क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, भागे जा रहे हो, जल्दी से मेरे पास में आओ, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो इस वजह से तुम मेरे ऊपर टट्टी तो नहीं करके जा सकते। अचानक से ली के हाथ में उस ईगल का एक गोल्डन फेदर आ जाता है, लेकर के वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये तो एक टॉप टायर का फोर्जिंग मटेरियल है, अगर मैं इससे अपने ब्लेड को रिफाइन करूंगा तो इससे मेरा ब्लेड भी एक इमोर्टल वेपन बन जाएगा। ये गोल्डन फेदर ये तो पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है, मतलब ये मेरा पुराना ईगल नहीं है बल्कि एक एंशिएंट इमोर्टल स्पिरिट है। वहीं पे हमें एक दूसरी जगह पर वुहेन को भी दिखाया जाता है, बड़ी किसी चीज को खाते हुए कह रहा होता है तो एक इमोर्टल सॉइल है, अब इसे खा करके मुझे एक काफी अच्छा फॉर्च्यून मिलेगा। उस चीज को खाने लगता है तो उसे मुंह में लेते ही उसे अजीब सा टेस्ट महसूस होता है, इसलिए वो मन में कहता है कि भले इस चीज का टेस्ट काफी ज्यादा बुरा है, इसके अंदर की इमोर्टल एनर्जी डेफिनेटली रियल है, तो वहाँ पर उस चीज को और भी ज्यादा खाने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी नजर एक बड़े से बीस्ट के ऊपर पड़ती है, वहाँ पर उसी चीज को अपने पिछवाड़े से प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे कि वो इतने मजे से खा रहा होता है, वो कुछ और नहीं बल्कि उस बीस्ट की टट्टी होती है। करके तो भाई उसके मुंह से उसकी आत्मा बाहर निकल आती है। उल्टी और टहलती करते हुए कहता है कि हे भगवान आखिर मैंने
ये क्या खा लिया? आखिर इस टट्टी के अंदर से अभी भी इतनी ज्यादा इमेंस इमोर्टल पावर क्यों निकल रही है? छी 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 छी, आखिर कल्टीवेशन के लिए मुझे ये सब क्या सहना पड़ रहा है? वहाँ पर जाओ को देखते हैं जिसका के सामने वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक राइनो से होता है। तो भाई वहाँ पर अपने सींग से बिजली बरसा रहा होता है। इसके बाद में हमें यहाँ पर क्यांजी को भी दिखाया जाता है और वो भी वहाँ पर अपनी जगह को देख कर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। फूलों वाले बगीचे में होती है और उसे काफी अच्छी टेक्निक्स मिली होती है। इसी के साथ अगले सीन में हमें यहाँ पर होंग को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज को ढूंढ रहा होता है जिससे कि वो वहाँ पर अपने आप को सीधा एक ट्रू इमोर्टल में बदल सके। और उसी के साथ उसकी नजर एक घर के ऊपर पड़ती है जो कि बिल्कुल एक फार्म हाउस की तरह था। तो वहाँ पर जाकर के उसके दरवाजे को खोल करके अंदर जाने लगता है। सोचते हुए कि आखिर पता नहीं यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा। साथ ही अंदर आते ही सबसे पहले होंग के सामने एक तालाब पड़ता है जिसके अंदर कुछ मछलियाँ होती हैं। लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक गधा आता है जो कि उससे माइसन माइसन कह रहा होता है। तो कियान भी उसे चिढ़ करके भगा देता है। कहते हुए हट। वो वहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड होते हुए वहाँ पर एक गमले के ऊपर हाथ मार देता है। उसे लगा था कि उसे यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की चीजें मिलेंगी। तो एक फार्म हाउस निकला जिसके अंदर कुछ मुर्गियां, मछलियां और एक गधा है। होंग ने जिस गमले में हाथ मारा था वो नीचे गिर करके अचानक से जब फूट जाता है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक एनर्जी अनलेस होने लगती है। वहाँ पर वो एक लेजेंडरी हर्ब था और अगर कोई इमोर्टल भी उस हर्ब को छू ले तो वहाँ पर वो जल सकता है। असलियत में एक इमोर्टल ग्रास था। तभी अचानक से वहाँ पे होंग को एक पावरफुल सा फीनिक्स भी दिखाई पड़ता है जो कि उसी को देख करके वहाँ पर उसे घूरे जा रहा था। और ये पूरा का पूरा खलियान यहाँ पर इन फीनिक्स से भरा पड़ा था जिसे देख करके तो होंग और भी दर्शक हो जाता है और कहता है कि हे भगवान आखिर मैं ये क्या चीजें देख रहा हूँ। नजर वापस उस तालाब की ओर पड़ती है जहाँ पर कि उसने मछलियाँ देखी थी। अचानक वो मछलियाँ भी वहाँ पर पावरफुल ड्रैगन्स में चेंज हो जाती हैं। ऐसा वैसा नहीं बल्कि लेजेंडरी प्योर ब्लड ड्रैगन और वो भी 5 गोल्डन क्लास के साथ में। इस तरीके से वो सभी चीजें अपनी असली फॉर्म में वहाँ करके उनको अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए डराने लगते हैं। कहते हुए कि यहाँ पर पास आने की कोशिश भी मत करना वरना चला करके खाक कर दिए जाओगे। और ये सब कुछ कम नहीं था कि वहाँ पर वो डोंकी जो कि वहाँ पर उसे माइसन कह के पुकार रहा था वहाँ पर अपनी एक बड़ी सी डीमन फॉर्म लेकर के होंग को डराने लगता है। देख करके तो होंग यहाँ पर इतना डर जाता है कि वो वहाँ पर नीचे जमीन पर ही गिर पड़ता है। तो वो कहने लगता है क्योंकि बचा लो इस डीमन से मुझे कोई बचा लो। घबराती हुई आवाज सुनाई पड़ती है तो वो भी वहाँ पर भागते हुए तेजी से उसके पास जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही वहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी नॉर्मल हो चुका होता है क्योंकि भी वापस से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया होता है। जुलियन भी देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि आखिर उसका इतना ज्यादा रिवेलियस डिसाइपल एक गधे के सामने इस तरीके से कैसे डरा बैठा है। जब होंग भी जैसे ही वहाँ पर जुलियन को देखता है तो वो भी जल्दी से भाग करके उसकी ओर आने लगता है ये कहते हुए कि मास्टर मुझे इस डीमन से बचा लो। तो जुलियन उसे कहता है कि क्या कहा, किससे बचा लूं? मुझे दिख रहा है यहाँ पर तो सिर्फ कुछ मुर्गियां, कुछ मछलियां और एक डोंकी है। आखिर तुम्हें इस सब में खतरा कहाँ से दिखाई दे रहा है? तो होंग उसे पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ साले नकली हैं। सब लोग यहाँ पर इस तरीके का फेस बना करके बैठे हैं। वो मछलियां तो असलियत में ड्रैगन्स हैं और वो चिकन्स वो फीनिक्स हैं। ये पागल डोंकी तो वाकई में एक डीमन है जो कि मुझे अभी यहाँ पर पूरी तरीके से डरा रहा था। जुलियन उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहाँ पर फीनिक्स, ड्रैगन और डीमन दिख रहा है? मुर्गियां और डोंकी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये देखो इस साला यहाँ पर एक डीमन किंग है और वो मुर्गियां असलियत में फीनिक्स। जुलियन की नजरों में तो यहाँ पर वो दोनों ही बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे। तभी जुलियन वहाँ पर मुर्गियों के पास में आता है और उसे देखते हुए कहता है मेरी मुर्गियां तो काफी ज्यादा अच्छी हैं, इन्हें देख करके तो मुझे मेरे पुराने दिनों की याद आ गई। मुर्गी भी काव काव करते कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो इस पर होंग अभी भी उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि आखिर आप मान क्यों नहीं रहे हैं? असलियत में मुर्गियां नहीं बल्कि असलियत में फीनिक्स हैं। मुर्गी से ही पूछता है कि क्या मेरे डिसाइपल ने जो कुछ किया वो सच है क्या? मुर्गी भी काव काव करते हुए कहते हैं कि पता नहीं। जुलियन डोंकी के पास आते हुए कहता है कि बाकी का तो मुझे पता नहीं, ये डोंकी तो एक डीमन किंग बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले ट्रायल के अंदर गेम में मेरा साथी था। भी आगे से कहता है कि हाँ माई चाइल्ड। फिर जुलियन घास को उठाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी घास है। आखिर तुमको इसमें क्या इमोर्टल वाली बात दिख रही है? तुम ये सब कुछ देख कर कुछ ज्यादा ही बीमार हो चुके हो इसलिए चलो यहाँ से। कुछ देख करके होंग भी वहाँ पर अपना माथा पकड़ते हुए कहता है कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ये सारे के सारे यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। जुलियन उससे कहता है कि आप ज्यादा मत सोचो लिटिल रेड और यहाँ से चलो। होंग उससे कहता है कि क्या हम लोग यहाँ से बस ऐसे ही चले जाएंगे? डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज तो छुपी हुई है। उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो तो तुम इनके साथ में यहाँ पर रुक सकते हो। होंग तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके पीछे पीछे जाते हुए कहता है कि नहीं मास्टर मुझे इनके साथ में छोड़ करके मत जाओ। इसी के साथ फिर वो दोनों लोग वहाँ से उस जगह से चले जाते हैं। उसको वापस से गेट लग जाने के बाद में जुलियन तब जाकर के चैन की सांस लेता है। होंग ये देख करके कहता है कि मास्टर क्या इसका मतलब तब से आप यहाँ पर सिर्फ ना जानने का नाटक कर रहे थे? जुलियन उसे कहता है कि चुप रहो, यहाँ पर उन सब के बारे में बिल्कुल बात मत करो। तो कहता है कि आप यहाँ पर फिर से काफी ज्यादा मिस्टीरियस एक्टिंग कर रहे हो। मगर तभी इसी के साथ जुलियन हम लोगों को बताता है कि ये छोटा सा कोर्टयार्ड प्रैक्टिकली तौर पर उनका मोस्ट डेंजरस फॉरबिडन ग्राउंड है। जो कुछ भी चीजें हैं वो सभी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। मैंने इस फॉलन इमोर्टल आइसलैंड को इनहेरिटेट किया है। अभी यहाँ पर उन चीजों को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। फिलहाल मेरे लिए भी इन चीजों को छेड़ना अच्छा नहीं रहेगा। वापस से हमें सीन कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है जहाँ पे
मुर्गी तो काफी ज्यादा खुश होती हुई कह रही होती है, देखा हमारे नए मास्टर ने हमारी कितनी ज्यादा तारीफ करी और मेरे को तो ब्यूटीफुल बोला। तो मुर्गी कहती है कि हाँ बात तो सही है, मास्टर काफी ज्यादा अच्छे हैं। डोंकी उनसे कहता है कि नए मास्टर के अंदर टेस्ट नहीं है, उन्होंने मुझे इतना अजीब सा नाम क्यों दिया है। यहाँ पर इमोर्टल ग्रास कहती है कि चुप रहो, यहाँ पर हमारा नया मास्टर आया है, मतलब अब यहाँ पर कुछ चीजें नहीं भी होंगी, इसलिए अब यहाँ पर हम लोगों का काम भी कुंगलुंग को प्रोटेक्ट करना है और ये जुलियन को असिस्ट करना है। कहती है कि लेकिन नए मास्टर की कल्टीवेशन यहाँ पर काफी ज्यादा कम है, और सिर्फ सिक्स्थ हेवन ट्रू इमोर्टल की कल्टीवेशन, यहाँ पर हम लोग कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी हमारी रियल में काफी ज्यादा डिक्लाइन हो जाएगी। ड्रैगन फिश कहती है भले ही कुंगलुंग रियल वापस से रिवाइव हो चुका है, लेकिन हेवनली लॉज अभी भी इनकम्प्लीट है। हमारे अभी के लेवल के हिसाब से इस तरीके से जल्दबाजी करने से हमें काफी ज्यादा बैकलैश मिलेगा। इमोर्टल ग्रास कहती है कि मैं तुम लोगों की गड़बड़ाहट को समझ सकती हूँ, आइसलैंड का ओल्ड मास्टर लियो ने इस बंदे को चुना है, मतलब जरूर से ये बच्चा चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी होगा। लोगों को बस सिंपली इसके ग्रो होने का इंतजार करना है, और जब जैसे ही ये होगा अब सभी के सभी ऑप्टिकल्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। तो अब इसी के साथ में हमें अगला सीन 10 दिन बाद जुआनटेन सेक्ट की मिस्टिक पीक का दिखाया जाता है, पे कि सभी लोग वहाँ पर उस फॉलन इमोर्टल आइसलैंड से अब बाहर निकल आए होते हैं। 10 दिनों तक ट्रेजर्स और कल्टीवेशन पावर्स को पाने के बाद में अब वो सभी लोग भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके होते हैं। वो सभी लोग अब यहाँ पर ट्रेवलेशन रियलम पे आ गए थे। तो वो सभी लोग यहाँ पर दिल से जुलियन का शुक्रिया करते हैं। उनसे कहता है कि आइसलैंड तुम ही लोगों का है, अगर तुम लोग इसका फायदा नहीं उठाओगे तो फिर कौन उठाएगा। अचानक से सेक्ट लीडर के सामने एक ट्रांसमिशन टाइलिस्मन आ जाता है, एक खबर लिखी हुई आती है। पढ़ने के बाद में सेक्ट लीडर यहाँ पर जुलियन को भी बताने लगता है मोटो सेक्ट के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी बनाई है, जिनका के प्लान सीधा यहाँ पर नाइदर अवेस के अंदर जाकर के हमला करने का है। जाकर के वो लोग हर एक एनिमी को खत्म करेंगे ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई खतरा न रहे। तो सेक्ट लीडर कहता है कि लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर सभी लोग एक साथ मिलकर के भी वहाँ पे उन लोगों की जगह पर जाकर के उन लोगों के ऊपर हमला करेंगे तो उनसे जीतने का हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा। यूनियन भी कहता है कि हाँ उन लोगों को यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी। ब्रदर ये ने उन लोगों के यहाँ पर कितने सारे एलाइट मेंबर्स को खत्म कर दिया है। वो लोग यहाँ पर अपने साथियों को भेजते भेजते धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर होते जाते हैं। इस तरीके से अभी उनके ऊपर हमला करने से तो हम लोगों को सिर्फ हार ही मिलेगी। रवि कहता है कि हाँ ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं दिख रहा है। नाइदर अवाइस अभी यहाँ पर जुलियन के हाथों काफी ज्यादा डैमेज में है, फिर भी यहाँ पर उन लोगों की ये एक चाल भी हो सकती है। जूनियर ब्रदर ये आपको क्या लगता है, क्या हम लोगों को भी वहाँ पर उस नाइदर अवाइस में जाना चाहिए? कुछ भी बोलने से पहले ही उसका सिस्टम बोल पड़ता है, तो उसे अब नाइदर अवाइस में जाकर के नया चेक इन करना पड़ेगा। तो उसके वहाँ पे पहुंचते ही उसे काफी अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि जुलियन जल्दी से अपने जूस के ग्लास को फेंकता है और उन लोगों से कहता है कि मिंग्यू ने कहा था कि फेदर गेट उन लोगों के साथ में मिला हुआ है, इसलिए ये चीज जरूर से उन लोगों की कोई ना कोई मिली भगत होगी। पिछली बार तो फेदर गेट ने अपना सारे का सारा क्रिया काम मेरे सिर पे मर दिया था, मैं खुद जाकर के उन लोगों की इस ट्रिक को देखूंगा और देखूंगा कि आखिर उन लोगों ने अब क्या प्लानिंग की है। तो सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि अब क्योंकि जूनियर ब्रदर ये खुद इस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब ईस्टर्न रीजन जरूरी वहाँ से जीत करके बाहर आएगा। जिसके साथ ही वो बताते हैं कि ट्रांसमिशन में साथ ही ये भी बताया गया है 3 दिन बाद अब कोलिजन नहीं पड़ेगा और वहीं पे हम सभी लोगों को गैदर होना है। फिर जुलियन भी वहाँ से जाने के लिए आकुन को आवाज लगाता है। अब अगला सीन हमें यहाँ पर 3 दिन बाद सेनाई पास का दिखाया जाता है कि ईस्टर्न रीजन के कई सारे कल्टिवेटर्स ऑलरेडी वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। ईस्टर्न रीजन का हर एक कल्टिवेटर यहाँ पर अलग अलग जगह से उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया होता है। हम अंकल फैन को देखते हैं जिनके साथ में मियाई और बाकी के सब लोग होते हैं। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर जू डायनेस्टी और जू फैमिली को भी देखते हैं। हमारा ली आया था और ली के खातिर जुलियन ने 2 बंदों को भी उड़ा दिया था और साथ ही हमें वुएन को भी दिखाया जाता है, जिसका कि वुएन सेक्ट भी साथ ही आया होता है। फेदर इमोर्टल सेक्ट उनसे कहता है कि हम लोग एक साथ मिलकर के आज काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पर अपने आने वाले फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही यहाँ पर हमारा जुलियन भी अपने कुनपेंग के साथ में वहाँ पर एंट्री ले लेता है। पहले सीन में हमें इस इवेंट से 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। फेदर गेट सेक्ट के अंदर उनके सेक्ट लीडर को एनवाई की ओर से एक मैसेज मिला होता है। सुप्रीम लीडर भी उसे बताता है कि यहाँ पर जो फेदर इमोर्टल आइसलैंड था वो जुलियन ने पा लिया है। तो अब आगे का हम लोगों का क्या प्लान है? इमोर्टल सेक्ट का सेक्ट लीडर सुप्रीम लीडर को बताता है कि यहाँ पे एनवाई ने हमें लिए मैसेज भेजा है कि यहाँ पर जितनी भी 40 पावरफुल सेक्ट की स्टेट्स हैं, यहाँ पर हम लोगों को इकट्ठा करना और सीधा नेदर अवाइस में लेकर के आना है। नेदर अवाइस की ओर से उन लोगों के ऊपर एक साथ हमला होगा और उन्हें एक साथ ही निपटा दिया जाएगा। उन लोगों का आगे का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम लीडर भी कहता है कि अगर वो सभी लोग एक साथ यहाँ पर डार्क अवाइस के ऊपर हमला करेंगे, हम लोगों ने जितना भी
नाइदरवाइस के लिए काम किया है वो सब तो बिल्कुल बेकार ही हो जाएगा। उसके बाद जुलियन यहाँ का नया लीडर बन जाएगा। सेक लीडर कहता है कि उन लोगों ने हमें यहाँ पर एक सीक्रेट लैंड पे बुलाया है, लगता है कि वो लोग यहाँ पर कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं। तो वो हम सभी लोगों को ट्रैप करेंगे और उन सभी लोगों को वहीं पे मार डालेंगे। चाहते हैं कि हम लोग सभी लोगों को वहाँ पर एक साथ लेकर के जाए। मिलर को भी यही बिल्कुल सही प्लान लगता है। अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो उन लोगों का चेहरा सभी लोगों के सामने आ जाएगा। मास्टर को इस सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है कि अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी किया आज हम उस सब का अंजाम पूरा करेंगे। उनको भी याद करते हुए कहता है कि अब तो उसका यहाँ पर आखिरी समय आ ही गया है। हमें फिर से वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। कुनपेंग जैसे ही वहाँ पर अपनी ग्रेट एंट्री मारता है, लोग वहाँ पर उसके डिवाइन बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। माउंट का ही प्रेशर काफी ज्यादा पावरफुल था। उनको देख सेक्ट मास्टर तो अपने मन में कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी बार है जो कि तुम इस तरीके की ग्रैंड एंट्री कर रहे हो। तुम्हें ये सब भौकाल मचाने का मौका ही नहीं मिलेगा। टाकुन के ऊपर जुलियन को देख करके वुहेन भी उसके पास में आता है। जुलियन से कहता है कि सीनियर ये मेरे लिए आपसे दोबारा मिलना काफी ज्यादा ऑनर की बात है। तो इधर जुलियन भी आगे से उसे देख कहता है कि ओह मुझे तुम याद हो, तुम लिटिल ज़्यू हो है ना। बाकी के सभी लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, हमारे ईस्टर्न डोमेन के नंबर 1 स्वॉर्ड मास्टर को सीनियर ये लिटिल ज़्यू कह करके पुकार रहे हैं। उन्होंने सुना वो बिल्कुल सही है। हैरान होते हुए कहता है कि क्या ज़्यूयन तो एक काफी ज्यादा प्राइडफुल एक्सपर्ट है, तो आखिर इस तरीके से किसी के सामने कैसे झुक सकता है। जुलियन तुम वाकई में अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हो। हमें इधर वुहेन को दिखाया जाता है जिसका चेहरा देखने में तो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। तो जुलियन से कहता है कि हाँ मैं लिटिल ज़्यू ही हूँ। वही बाकी के सभी लोगों का मुंह हैरानगी के मारे खुला का खुला रह जाता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर नंबर 1 स्वॉर्ड मास्टर जुलियन के सामने इस तरीके से कैसे कर सकता है। कि सेक लीडर भी यही सोच रहा होता है, इस बंदे के दिल में ये जुलियन की पोजीशन इतनी ज्यादा टेरिफाइंग कैसे है। फिर जुलियन बाकी के सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पर आप सभी लोग, यहाँ में से काफी सारे लोग मेरे जान पहचान के ही हैं। अंकल फैन भी खुश होते हुए जुलियन को ग्रीट करते हुए कहते हैं चलिए मैं यहाँ पर अपने सेक्ट मास्टर की ओर से आपको रेस्पेक्टफुली ग्रीटिंग पेश करता हूँ। कहती है कि हाँ यंग मास्टर, ये मैंने नहीं सोचा था कि हम आपसे यहाँ पर एक बार फिर से मिल पाएंगे। देखिए आप तो कितने ज्यादा आगे निकल चुके हैं, लगता है कि अब मैं आपको कभी कैचअप नहीं कर पाऊंगा। मैं उसके सामने आता है और उसके सिर पे हाथ रखते हुए उससे कहता है तुम्हारे पास में अभी भी मुझे कैचअप करने का चांस है। और से देखो कुल्लुंग इस समय रिवाइव्ड हो रहा है, अगर इस समय तुम्हारी सेलेस्टियल फेट जाग जाती है तो तुम तो फिर मुझे भी सरपास कर दोगी। यहाँ पे साइड पे से ज़्यू फैमिली का एंसेस्टर भी जुलियन को आवाज लगाते हुए कहता है चलिए आपने पहले मेरी रेजिडेंस को छोड़ दिया था, मैं आपको शुक्रिया करता हूँ, मुझे लगता है कि आपको मैं याद भी होऊंगा। जुलियन उसे कहता है कि हाँ आखिर तुम हो कौन। बताता है कि मैं लिंग ज़ाओ से ज़्यू फैमिली का एंसेस्टर हूँ। मैंने आपके लिए एक बैंक्वेट होस्ट करी थी और आपके कहने पर पर्सनली अपने 2 चाइल्डों को क्रिपल कर दिया था। यहाँ कहती है कि क्या मुझे नहीं पता था कि यंग मास्टर ये इस तरीके के पर्सन है। जुलियन से पूछता है कि आखिर इसका क्या मतलब है कि इस तरीके के पर्सन है। फिर जुलियन उस एंसेस्टर को घूरते हुए उससे कहता है यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो अब यहाँ पर बिल्कुल ठीक तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करो। तो बता रहा है कि उन लोगों ने आपके चहेते डिसाइपल ब्लेड डीमन को ऑफेंड कर दिया था, मैंने उस सब चीज की खामियाजी के लिए ये सब किया। उसे कहता है कि बेवकूफ, अगली बार इस तरीके की बात करने से पहले सब कुछ पहले ही क्लियर करके चलना। सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जुलियन के पास में उससे ग्रीट करते हुए उससे कहता है युवा गेट का सेक्ट मास्टर चेंगवी, आर्मी को बनाने का आइडिया देने वाला। और जुलियन भी ये सुन पीछे मुड़ते हुए उससे कहता है तो तुम हो यहाँ पर युवा गेट के सेक्ट मास्टर। में एक बड़ा सेक्ट काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होता है, उनके कई सारे लोग पहले ही वाइप आउट क्यों ना हो चुके हो, फिर भी तुम यहाँ पर इतने सारे लोगों के गैदरिंग को मैनेज करने में कामयाब हो गए, बुरा नहीं है। सेक्ट मास्टर थोड़ा चिढ़ते हुए फिर जुलियन से कहता है कि इमोर्टल ये समय पहले की बातों को याद करने का नहीं है, हमें यहाँ पर पहले बाहर के लोगों को संभालना है। फिर जुलियन भी उससे कहता है कि ओह हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हारा वो होली सन कहाँ है जिसके की फाइट कुछ दिन पहले मेरे आकुन के साथ में हुई थी, उससे हारने के बाद तो वो अभी तक हम लोगों को दिखाई नहीं है। कहता है कि अभी होली सन युवा सेक्ट के अंदर ही है, अगर फिलहाल अगर हम लोग डार्क एविस में फंस जाते हैं तो वो हमारे पीछे हमारे सारे सेक्ट को तो संभाल ही लेगा। जुलियन से कहता है कि अगर सिंपल शब्दों में कहें तो होली सन यहाँ पर तुम्हारी की गई गंदगी को साफ करने के लिए पीछे रह गया है, मैं आशा करता हूँ कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दे। तो जुलियन तो वहाँ पर उसे बाय करते हुए जाने लगता है, तो सेक्ट मास्टर गुस्से में सिर्फ अपने दांत पीसता रह जाता है। जुलियन वापस से अपने लोगों के पास में आता है, उसे कहता है कि अब बहुत हो गया, अब अंदर जाने की तैयारी शुरू करी जाए। फिर वुहेन भी बाकी के सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर सीनियर ये को फॉलो करें और डार्क एविस की ओर चले। तो इमोर्टल यही यहाँ पर हमें जीत का रास्ता दिखा सकते हैं, इस ईस्टर्न रीजन का नया एरा क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जुलियन अपने आकुन को उस एबिसल की ओर ले जाने लगता है, उसके पीछे पीछे ही बाकी के सभी कल्टिवेटर्स भी आने लगते हैं। फिर वुहा सेक्ट का सेक्ट मास्टर अपने मन में कहता है कि यहाँ पर इस कोलिजन आर्मी का कमांडर मैं हूँगा। फिर भी बाकी के सभी लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को ही फॉलो कर रहे हैं, जबकि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा। साथ ही कुछ देर बाद फिर हमें डार्क एविस के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। एंट्रेंस के ठीक सामने आकुन और उसके ऊपर कई सारे कल्टिवेटर्स आ गए होते हैं। फिर वुहेन कहता है कि आखिरकार लोग यहाँ पर इस ईस्टर्न रीजन की सबसे डेंजरस जगह डार्क एविसल में आ ही गए हैं। मियामी कहती है कि हाँ पिछली बार तो यंग मास्टर ये ने इस एविसल के लोगों को बुरी तरीके से हरा दिया था, लेकिन इस बार
हम लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ में उन सब लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। वो सब लोग अब वहाँ पर जुलियन के पीछे पीछे एंट्रेंस के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंट्रेंस के पास में उन लोगों को डार्क अवाइस का ना तो कोई सोल्जर ना ही कोई गार्ड दिखाई पड़ता है। लोग बस सीधा सीधा बड़े ही प्यार से उस एंट्रेंस के पार चले जाते हैं। फेडरल मॉडल सेक्ट का सेक्ट मास्टर मन में कहता है कि बहुत अच्छे बेवकूफ हो, अब आखिरकार तुम लोग यहाँ पर अंदर जा करके मारे जाने वाले हो। अगला सीन में सीधा डार्क अवाइस के अंदर का दिखाया जाता है कि आकुन और बाकी के सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे एंट्रेंस को पार करके अवाइस के अंदर घुसाए होते हैं। अंदर आने के बाद में मियाई भी उस जगह को देखते हुए कहती है डार्क अवाइस की अंदर की जगह, ये जगह कितनी ज्यादा कोल्ड और अजीब है, बिल्कुल टेरिफाइंग। वहीं पे यहाँ के जो लोग थे जिन्हें के इस वॉर के बारे में नहीं पता था, ह्यूमन कल्टीवेटर्स को यहाँ पर अंदर आता हुआ देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक तरह देखो ह्यूमन सब बदल लेने के लिए अंदर घुसाए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे किंग की ही गलती है जिसने की उन लोगों के ऊपर पहले से हमला बोला था। दूसरा बंदा कहता है कि आखिर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। जुलियन उन लोगों से कहता है कि इन लोगों ने यहाँ पर हमारे ईस्टर्न डोमेन पर कई बार आकर के हमला किया है, यहाँ पर काफी सारे आम लोगों को मारा है, इसलिए आज बदल लेने का हमारा टाइम है। फिर वो वहाँ पर बाकी के सभी कल्टीवेटर्स को उन सभी लोगों के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। सभी ह्यूमन कल्टीवेटर्स भी अपने हथियारों को निकालते हैं और उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अवाइस क्लैन और ह्यूमंस के बीच में एक भयानक जंग छिड़ जाती है। वहीं लोग एक दूसरे के साथ में घमासान फाइट लड़ने लगते हैं। इसके अंदर हर तरफ तबाही और जंग का माहौल फैल जाता है। जगह पर जोरों के धमाके होने लगते हैं। जुलियन के जितने भी वहाँ पर डिसाइपल्स थे वो सभी लोग वहाँ पर एलाइट का काम कर रहे थे। लोग अपनी पावर्स के साथ में उन लोगों की बड़ी बड़ी आर्मी को एक ही बार में खत्म करते जा रहे थे। और होंग अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे तगड़े तगड़े स्लेसेस के साथ में हमला करते हैं। इसके उन सभी सोल्जर्स को वहीं पर तेजी से मार गिराते हैं। फेडरल मॉडल सेक्ट के सेक्ट लीडर को भी दिखाया जाता है जो कि इतने समय वहाँ पर एवेसल के लोगों के ऊपर हमला करते हुए ह्यूमंस को अपने ऊपर यकीन जगा रहा होता है। वो सभी लोग भी उसकी पावर्स को देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि वाकई में सेक्ट मास्टर की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा खतरनाक है। उनके होते हुए हमारा ये कोलिजन बिल्कुल पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल बन चुका है। फेडरल मॉडल सेक्ट का सेक्ट मास्टर अपने मन में कह रहा होता है सभी लोगों के सामने इन छोटे मोटे सोल्जर्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरीके से मैं इन सभी लोगों को अपने साथ में रॉयल सिटी ले जाने के लिए तैयार कर दूं। साथ ही फिर वो वहाँ पर स्माइल करता है और बाकी के सभी लोगों से कहता है फेलो डाइस्ट साथियों, डार्क अवाइस की मेन फोर्स रॉयल सिटी की ओर है, लोगों को उन सबको खत्म करने के लिए उस ओर चलना चाहिए। तो मेरे पीछे पीछे आओ ताकि हम सब लोग एक साथ मिल करके डार्क अवाइस के किंग और उसकी सारी फोर्सेस को एक साथ खत्म कर सके। उसका सुप्रीम लीडर भी वहाँ पर उसका पूरी तरीके से साथ दे रहा था। फिर वो बाकी के लोगों को लीड करते हुए सीधा रॉयल सिटी की ओर ले जाने लगता है। तो कि उन लोगों को यहाँ पर उनके बाकी के भाइयों का बदला लेना है। यहाँ पर इन अवाइस के लोगों के हाथों मारे जा चुके हैं। वहीं पे जुलियन को भी समझ में आ चुका होता है कि अब यहाँ पर मॉडल सेट का सेक्ट मास्टर अपने आप को ज्यादा देर तक नहीं रोक पा रहा है और अपनी आखिरी चाल चलने के लिए सभी लोगों को उस ओर फंसाने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पर मुझसे कमांड को छीन करके सभी लोगों को मौत की ओर ले जा रहा है। मास्टर भी यही सोच रहा होता है कि कुछ ही पल में ये सभी लोग यहाँ पर डार्क अवाइस की ऑफरिंग बन जाएंगे। जुलियन भी यहाँ पर मेरे सामने अपनी मौत की भीख मांगेगा। फिर अगले सीन हमें डार्क अवाइस के रॉयल पैलेस के उस जगह का सीन दिखाया जाता है। फेंग्स ने ऑलरेडी जंग के लिए अपनी पूरी आर्मी तैयार कर रखी होती है। मैं यहाँ पर किंग ऑफ फेंग्स के पीछे से वाइट को फाड़ते हुए एनवाई बाहर निकलता है। बताता है कि ह्यूमन आर्मी अवाइस के अंदर आ चुकी है और वो बहुत ही जल्दी रॉयल पैलेस के करीब पहुंच जाएगी। उसे बताता है कि यहाँ पर उसकी आर्मी के अंदर बिल्कुल भी लड़ने की स्ट्रेंथ नहीं बची है। वही आप यहाँ पर ये जन और बाकी के लोगों को खत्म नहीं कर पाए। यहाँ पर मेरा जो क्लैन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वही कहता है कि मुझे यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंट है, उन सभी लोगों को बड़ी आसानी से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो यहाँ पर मेरे ऊपर किसी भी तरीके का शक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फेंग्स आगे से उसे कहता है कि उसको यहाँ पर आप पे बिल्कुल भी शक नहीं है। यहाँ पर यह चेक करना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ पर आपने उन लोगों को ट्रैप करने के लिए किस तरीके का जाल बिछाया है। उसे कहता है कि तुम अभी इन सब चीजों को जानने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड बिल्कुल नहीं हो, इसलिए जब समय आएगा तो तुम खुद ही सब कुछ समझ जाओगे। तो तभी वो नीचे जमीन पर पैर मारता है तो अचानक से हम लोग देखते हैं जमीन के अंदर से किसी तरीके की कोई डार्क चीज तो बाहर निकलती है। तो वो एनवाई उसके सिर पे हाथ रखता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे मन में कहता है कि जैसे ही यहाँ पर जुलियन और बाकी के सभी लोग पैलेस के अंदर कदम रखेंगे वैसे ही यहाँ पर वो सभी लोग एक पल में ही मारे जाएंगे। इधर मॉडल सेक्ट के सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है जो कि लोगों से वहाँ पर एक साथ रॉयल पैलेस के ऊपर हमला करने के लिए कह रहा होता है। तो बाकी के सभी लोग भी फेडरल मॉडल सेक्ट के सेक्ट लीडर के ऊपर अपनी आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं। इसकी बात मानते हुए वहाँ पर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वहीं पे किंग ऑफ फेंग्स तो ऑलरेडी अपनी आर्मी के साथ में उन सभी लोगों का वहाँ पर आने का इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ पर उन सभी लोगों को देखता है तो बस तो वो उनसे कहता है ह्यूमंस तुम्हारी यहाँ पर मेरे पैलेस में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन याद रखना आज तुम सब लोग यहाँ पर आने के लिए बहुत ही ज्यादा पछताओगे। तभी वहीं पे वो उसको पर हमला करते हुए कहता है रोगेंड उस दिन तो मैं तुम्हारे आर्टिफैक्ट की वजह से थोड़ा कमजोर पड़ गया था, आज मैं उस दिन के स्कोर को तुमसे यहाँ पर क्लियर करूंगा। मगर उसी वक्त किंग ऑफ फेंग्स वहाँ पर स्माइल करते हुए फेडरल मॉडल सेक्ट के सेक्ट लीडर को इशारा करता है। पर सेक्ट लीडर भी वहाँ पर उसका इशारा समझने के बाद में अब नाटक करना छोड़ देता है। के लिए वुवेन के ऊपर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए मन में कहता है वुवेन इस समय तुम ठीक मेरे हमले की रेंज पे हो, बस उन लोगों को अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए एक इमोर्टल को खत्म
करने का एकदम बढ़िया मौका है। भी वहाँ पर सेक लीडर को खुद के ऊपर पीछे से हमला करते हुए देख करके चिल्लाकर उसे कहता है कि वैंग चेन तू कमीने धोखेबाज। तभी उसे वक्त सेक लीडर वैन का उसके ऊपर हमला लगने से पहले ही वहाँ पे अपने फायर लाइन की पावर के साथ में सेक लीडर वैन के हाथ को वहीं पर रोक देता है और उन लोगों के बीच में आते हुए सेक लीडर वैन से कहता है कि कायर कहीं के आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई एक बंदे के पीछे से हमला करने की। सेक लीडर वैन भी वहाँ पर जुलियन के डिसाइपल को देख कर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर उससे कहता है कि बेवकूफ, मास्टर ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तू यहाँ पर हम लोगों को धोखा देने वाला है। उन्होंने यहाँ पर मुझसे स्पेशली तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें क्या सच में लगा था कि यहाँ पर हम लोगों को तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा। सेक लीडर वैन भी वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि ठीक है, अब जबकि यहाँ पर मेरा पूरी तरीके से भांडा फूट गया है, मुझे भी यहाँ पर किसी भी तरीके का नाटक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ईस्टर्न रीजन तो जल्द ही गिरने वाला है। अब से यहाँ पर एविसल क्लैन का एरा शुरू होने वाला है। इसी के साथ में वो वहाँ पर एविसल क्लैन के लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है और वो वहाँ पर सभी के सामने कह देता है वो यहाँ पर एविसल क्लैन की मदद करेगा स्टारगेट के जरिए उन लोगों के ईस्टर्न रीजन में घुसने में। तो वो सभी लोग भी जो यहाँ पर उसको फॉलो करते हुए आए थे उन्हें भी यहाँ पर उस पर घिन आने लगती है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अब तक एक गद्दार का साथ दे रहे थे। बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर उसके ऊपर भड़कते हुए कह रहे होते हैं कि हम लोग यहाँ पर युवा सेक्ट को ईस्टर्न रीजन का सबसे ग्रेटेस्ट सेक्ट समझ रहे थे, लेकिन ये तो साले यहाँ पर सबसे बड़े गद्दार निकले, गद्दार। के साथ ही यहाँ पर वुएन भी अपनी फ्रोस्ट हेवन अटैक के साथ में सेक लीडर वुएन के ऊपर हमला करता है। तभी उसका उस जबरदस्त अटैक मास्टर को लगता है उससे पहले ही एक बड़ा सा हाथ बीच में आ जाता है और उसके अटैक को वहीं पर रोक लेता है, जो कि वुएन के अटैक को वहाँ पर बड़ी ही इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। वो बड़ा सा हाथ उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद में वहाँ से गायब हो जाता है। तभी उन लोगों के सामने उस पोर्टल के अंदर से वो एनवाई बाहर निकल के आता है। यहाँ पर एविसल नाइट होता है ट्रू इमोर्टल की 4th हेवन स्टेज पर। तो वुएन से कहता है कि तू यहाँ पर 1st हेवन स्टेज का इमोर्टल, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे बंदे के ऊपर हमला करने की। वुएन भी वहाँ पर उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि आखिर इस छोटे से डार्क एविसल के अंदर 6 ट्रू इमोर्टल पावर हाउसेस कहाँ से आ गए। साथ ही वहाँ पर जुलियन भी अपने माउंट के ऊपर एंट्री लेता है और वहाँ पर उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर एक छोटे से ट्रिब्यूलेशन स्टेज के किंग के साथ मिल करके यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को धोखा दे करके डार्क एवाइस के साथ मिलने की हिम्मत नहीं करते, तो तुमने यहाँ पर इन ट्रू इमोर्टल कल्टीवेटर्स की वजह से हम लोगों को यहाँ पर धोखा दिया, बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह। एविसल नाइट भी उसे कहता है कि हे वो बंदा यहाँ पर तुझे हमारा कुत्ता बुला रहा है, तो इस पर तुम क्या कहोगे। सेक्ट मास्टर वैन भी कहता है कि एक समझदार इंसान परिस्थितियों के चलते किसी का कुत्ता भी बन सकता है, आखिर इसमें क्या बुराई है, मैं तो यहाँ पर आपको हमेशा अपनी जिंदगी भर सर्व करना चाहता हूँ। वही भी कुछ कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे भी तुम जैसे समझदार इंसान ही पसंद है। यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से खुद को बहुत अच्छे से ढाल देते हैं। तभी वहीं पे किंग ऑफ फैंग्स को पता नहीं क्या चल होती है, वो मास्टर से कहता है ऐसी बात है तो तुम क्यों ना यहाँ पर कुछ देर भौंक करके यहाँ पर हमारे गॉड एनवाई को थोड़ा एंटरटेनमेंट करो। सेक्ट मास्टर भी समझ जाता है कि किंग ऑफ फैंग्स यहाँ पर जानबूझ करके उसकी लंका लगा रहा है। इस पर किंग ऑफ फैंग्स उसकी और उंगल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर अभी तक भौंक नहीं रहे हो, कि हम लोग ये समझे कि तुम यहाँ पर अपने ऊपरले मंदिर से ही ये सारी बातें कर रहे थे। तब सेक्ट मास्टर को भी उसकी बात मानने लगती है और फिर वो आगे से कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब तक एनवाई यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ पर भौंकता रहूंगा। इसके साथ ही सेक्ट मास्टर वैन वहाँ पर भाव करते हुए जोरों से भौंकने लगता है, तो वहाँ पर एनवाई को भी बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है, साथ ही मेरे ख्याल से हम सभी लोगों को भी, जबकि बाकी के सभी ह्यूमंस भी वहाँ पर उसे ये करता हुआ देख करके कहते हैं कि ये तो साला कुछ ज्यादा ही नीचे गिर रहा है, इसने तो यहाँ पर ये करके हम ह्यूमंस का लेवल ही गिरा दिया और हम लोग यहाँ पर तब से इस कुत्ते को ऊपर भरोसा कर रहे थे। वैन भी यहाँ पर उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर वैन, आज तुमने और तुम्हारे सेक्ट ने जो यहाँ पर हम लोगों की बेइज्जती कराई है, हमारी ह्यूमन रेस इटर्निटी तक कभी नहीं भूलेगी। जिलैंड में यहाँ पर अपना हाथ झाड़ते हुए कहता है कि हाँ, जब बात यहाँ पर बेशर्मी की आती है और तुम यहाँ पर सबसे बड़े नीचे हो, ताकि जिस तरीके से तुम यहाँ पर उसके सामने भौंक रहे हो ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है। सेक्ट मास्टर भी उसके ऊपर भड़कते हुए कहता है कि ये जुलियन, अभी तुम्हें जितना ज्यादा बोलना है बोल लो, लेकिन आज यहाँ पर गॉड एनवाई के हाथों तुम्हारी मौत निश्चित है। एनवाई भी जुलियन को देखो से कहता है कि ओ तो तुम हो यहाँ पर जुलियन, तो तुमने भी यहाँ पर हम लोगों को कुछ कम नुकसान नहीं पहुँचाया है। यहाँ पर हमारे एवेसल से बाहर होती तो शायद हमें यहाँ पर दिक्कत जरूर होती, यहाँ अंदर तो तुम्हारा हम लोगों के सामने टिक पाने का कोई चांस ही नहीं है। आज मैं यहाँ पर तुमको बड़ी ही आसानी से अपने हाथों मसलने वाला हूँ। जिसके बाद फिर जैसे ही वो एनवाई अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो नीचे से एक फॉर्मेशन निकल करके आती है। जिलियन को भी पहले से ये पता था कि ये लोग यहाँ पर पहले से ही अपनी तैयारी करके बैठे हैं, इसलिए उसे इस सब चीज से कोई हैरानी नहीं थी। जबकि वुएन तो इस फॉर्मेशन को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। इम्प्रिजनिंग इमोर्टल स्लॉटर डीमन फॉर्मेशन ट्रू इमोर्टल के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक होती है। इस पर एनवाई उनसे कहता है कि आखिरकार तुम लोगों को इस फॉर्मेशन के बारे में पता चल ही गया, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम जैसे लोगों को इस फॉर्मेशन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा। इसके साथ ही वो बताता है कि ये फॉर्मेशन डार्क अवाइस के एंशिएंट हेवनली फॉर्मेशन मास्टर ने बनाई है। इसका पावर लेवल यहाँ पर 6 ग्रेट हेवनली इमोर्टल के बराबर का है। एक इमोर्टल लॉर्ड भी इससे बच करके बाहर नहीं निकल सकता। तो सुनते ही जैसे ही वो सब लोग वहाँ पे उस फॉर्मेशन को तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, उन सभी के हमलों का उस फॉर्मेशन के ऊपर कोई असर ही नहीं होता। तो बेचारे उससे बच करके बाहर नहीं निकल पाते। कह रहे थे कि हमारी कल्टीवेशन
कमजोर पड़ती जा रही है, आखिर इस सबका क्या ही फायदा है। वहीं पर उन सब लोगों को इस तरीके से वहाँ पर झटपटाते हुए देख करके तो वो दोनों लोग यहाँ पर मजा ले रहे थे। उन लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को अपनी औकात और अपनी जगह पहले ही जान लेनी चाहिए। एनवाई के सामने ना तो ये जुल्लन ना ही बाकी के सभी लोग बच करके निकल पाएंगे। तो पीछे से एनवाई किंग ऑफ फैंग्स कहता है, हाँ मगर उससे पहले मुझे तुम्हारे लोगों से एक छोटे से फेवर की जरूरत है। तो किंग ऑफ फैंग्स भी अब तो पूछता है कि आखिर अब इसका क्या मतलब है। जैसे हम वहाँ पे किंग ऑफ फैंग्स के लोगों को देखते हैं तो उनके शरीर से उनकी एनर्जी को लगातार खींचा जा रहा था। वो लोग भी वहाँ पर धीरे धीरे अपनी लाइफ फोर्स को गवाते जा रहे थे। तो किंग ऑफ फैंग्स भी गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर अब इसका क्या मतलब है, उसके लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो इसे बताता है कि फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए मैसिव अमाउंट ऑफ लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन सब लोगों की लाइफ फोर्स को इसके मीडियम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए इन लोगों को तो यहाँ पर अपने लिए ऑनर्ड फील करना चाहिए। वो लोग यहाँ पर एक बहुत ही बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। भी यहाँ पर उन लोगों से कहता है कि ये लोग अपने लोगों का बलिदान दे करके यहाँ पर कौन सा बड़ा कुछ उखाड़ ले रहे हैं। इन लोगों के दिल में भावनाओं की कोई जगह ही नहीं है। जबकि होंग का तो यहाँ पर वही रोना चलता रहता है कि मेरा यहाँ पर अब खेल खत्म, कल्टिवेशन इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं हुआ। एनवाई भी यही सोच रहा होता है कि इतने समय ये जुलियन की तो पूरी तरीके से फटी पड़ी होगी। वो इतना समय पक्के से काफी ज्यादा घबराया हुआ होगा। इसके साथ ही वो वहाँ पर जुलियन की ओर देखता है तो वहाँ पर जुलियन तो एकदम चिल खड़ा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पे मस्त खड़ा हुआ गौर से उस फॉर्मेशन की ओर ही देख रहा होता है। वहाँ पर वो एनवाई भी चिढ़ते हुए कहता है कि है आखिर इस बंदे की अभी तक यहाँ पर फट क्यों नहीं रही भाई। फिर इस बंदे के पास में सच में इस फॉर्मेशन का एक काउंटर है। अगर इस 6 ग्रेड इम्प्रिजन इमोर्टल स्लॉटर डीमन फॉर्मेशन के आगे तो इमोर्टल लॉर्ड भी अपने आप को नहीं बता सकता, तो फिर ये जुलियन तो बिल्कुल एक चीटी बराबर है। ये सब कुछ देख करके ज़ियाओजी और ज़ियाओही तो वहाँ पर अपने टसुए बाहर रहे होते हैं। तो जुलियन से कह रहे होते हैं कि मास्टर हम लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते। जुलियन उन दोनों के सिर पे हाथ रखते हुए उन्हें शांत कराते हुए कहता है कि बच्चों आखिर तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मास्टर यहाँ पर तुम्हें मरने देगा। चिंता मत करो, इस तरीके की फॉर्मेशन तुम्हारे मास्टर के सामने कोई भी परेशानी खड़ी नहीं कर सकती। तो वो दोनों लोग भी जुलियन को देखते हुए कहते हैं कि क्या मास्टर सच में। वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि हाँ हाँ कर लो इसी तरीके से टफ होने की एक्टिंग, बच्चू आज तू यहाँ से बच करके नहीं जाने वाला है। तो जुलियन भी उसे कहता है कि अच्छे बच्चू ऐसी बात है क्या। जुलियन वहाँ पर अपनी 2 फिंगर्स को ओपन करता है और उसके अंदर से एनर्जी अनलिस्ट करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है। इस अवाइसल के अंदर आता है पहले ही जुलियन को यहाँ पर परफेक्ट फॉर्मेशन मास्टरी का रिवॉर्ड मिल चुका था। इस वजह से जुलियन यहाँ पर सिस्टम की मदद से एक परफेक्ट फॉर्मेशन मास्टर बन चुका है, एकदम हाईएस्ट लेवल का। इसलिए वो अपनी उंगलियों का इशारा करते हुए उस फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ने लगता है, जो देख करके इधर होंग को तो इस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं होता है। यहाँ पर उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मास्टर तो एनवाई से कहने लगता है कि ये सब यहाँ पर ये सब बकवास ही कर रहा है। तो यहाँ पर इधर उंगलियां घुमा रहा है, उसे फॉर्मेशन के बारे में घंटा क्या पता है। फॉर्मेशन को यहाँ पर उन लोगों ने सेटअप किया है, ये जुलियन उसे ऐसे कैसे तोड़ सकता है। जबकि इतने समय एनवाई की यहाँ पर फटी पड़ी थी, क्योंकि जुलियन यहाँ पर उस फॉर्मेशन को तेजी से तोड़ता जा रहा होता है। लगता है कि शायद से जुलियन यहाँ पर एक हेवनली फॉर्मेशन मास्टर है, लेकिन ऐसा होना तो नामुमकिन है, क्योंकि कुल्लू के अंदर ऐसा कोई बीइंग पैदा ही नहीं हो सकता। हेवनली फॉर्मेशन मास्टर की मेंटल पावर यहाँ पर इतने समय 100 होनी चाहिए। एक नॉर्मल से ट्रू इमोर्टल की पावर तो यहाँ पर सिर्फ 20 ही होती है। एक प्रोफाउंड इमोर्टल भी आ जाए तो भी वो यहाँ पर सिर्फ 20 से कुछ ही ऊपर जा सकता है। जब सेक्ट मास्टर भी वहाँ पर एनवाई को घबराते हुए देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर अब क्या माच रहा है। उसे बताता है कि ये कमीना यहाँ पर एक ग्रैंड फॉर्मेशन मास्टर है। मास्टर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है कि आखिर ये कौन सी वाला होता है। लोग बताता है कि वो एक ऐसे लेजेंडरी मास्टर होते हैं जो कि यहाँ पर फॉर्मेशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कि उनके पास में इतना ज्यादा दम होता है कि वो यहाँ पर हेवन और अर्थ की पावर को भी मोड़ सकते हैं। यहाँ पर एंटायर रूइन की रेसेस के प्रॉस्पेरिटी को डिटरमाइन करते हैं। पता है कि हाँ मैंने सुना है कि इन जैसे लोगों के सामने तो लॉर्ड्स भी अपनी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट शो कराते हैं। तो अब यहाँ पर सेक्ट मास्टर की फटी, क्योंकि अगर यहाँ पर उसका प्लान फेल होता है तो वो यहाँ का रहेगा ना वहाँ का, ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बिल्कुल वैसी हालत हो जाएगी। जुलियन काफी तेजी से उस फॉर्मेशन के की पॉइंट्स को अपने काबू में कर लेता है। सीधा अपनी उंगली का इशारा करते हुए कहता है कि अब तुम मेरे लिए यहाँ पर बिखर जाओ। बल वो फॉर्मेशन वहाँ पर टूट करके पूरी तरीके से बिखर जाती है, लेकिन जुलियन ने बेसिकली इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। सभी कल्टीवेटर्स जो कि वहाँ पर उस फॉर्मेशन में कहते हैं वो वहाँ पर जुलियन के वजह से बच जाते हैं। ज़ियाओजी और ज़ियाओही यहाँ पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। आंखों से निकल रहे इनकी खुशी के आंसू बता रहे हैं कि यहाँ पर कितने ज्यादा खुश हैं। वहीं पे वो एनवाई तो ये सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इस कुल्लू रेल्म के अंदर एक इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर कैसे पैदा हो सकता है। किंग ऑफ फैंग्स भी उससे पूछने लगता है कि आखिर अब वो लोग क्या करेंगे। वैसे एनवाई के सामने भी अब कोई और चारा नहीं रह जाता, उनके पास में जुलियन के साथ में फाइट लड़ने का ही आखिरी चांस रह जाता है। अगर जुलियन जैसा कोई यहाँ पर जिंदा रहा तो उनका प्लान कभी भी यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाएगा। साथ ही वो वहाँ पर अपने ताकतवर साथियों को आगे बढ़ाता है और साथ ही अपने पास से कई सारी पिल्स को बाहर निकालता है। तो कहता है कि तुम लोग बताए कि अब आखिर तुम लोगों को क्या करना है। तो उसके बाद सभी साथी भी उस एक पिल को खा करके अपनी एक पॉइंट पावर को बढ़ा लेते हैं। साथ ही हमें उन लोगों के पावर लेवल का बताया जाता है जो कि यहाँ पर इतने समय ट्रू इमोर्टल 5th लेवल पर होता है। वो सभी लोग अपनी पावर्स को बढ़ाने
जाने के बाद में वहाँ पर सीधा जुलियन के ऊपर हमला बोल देते हैं। एनवाई भी उन सभी लोगों के साथ में होता है और जुलियन से कह रहा होता है कि भले ही तुम यहाँ पर एक हेवनली फॉर्मेशन मास्टर हो, लेकिन बिना अपनी फॉर्मेशन को सेटअप किए यहाँ पर अपनी ट्रू इमॉर्टल 6 लेवल की पावर के साथ में हम सभी लोगों के साथ एक साथ नहीं टिक सकते। आगे से जुलियन भी उन लोगों से फाइट करने के लिए अपने पावर्स को अनलिस्ट करते हुए उनसे कहता है कि टेम्परेरी तौर पर अपनी पावर बढ़ाने वाले लोगों को तो मैं बड़ी आसानी से खत्म कर सकता हूँ। लगता है कि उसके लिए मुझे यहाँ पर अपने स्ट्रेंथ के अलावा किसी और दूसरी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। हमला करते हुए कहते हैं कि एरोगेंट फुल, अब तुम यहाँ पर मरोगे। इसके साथ ही वो सभी लोग वहाँ पर जुलियन के ऊपर अपनी नेदर 5-फोल्ड इनहाइलेशन से हमला कर देते हैं। सामने से जुलियन भी उन लोगों के ऊपर अपनी चैंग वन कॉस्मिक रिंग स्लैश से हमला कर देता है। जैसे उन दोनों लोगों के हमले एक दूसरे से जाकर टकराते हैं तो वहाँ पर जुलियन का हमला उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। लोगों को जुलियन के हमले को रोकने में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है, जिससे घबराते हुए लोग कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो लोग ज्यादा देर तक जुलियन के उस हमले को रोक नहीं पाते और वहीं पे लगते ही ब्लास्ट कर जाते हैं। तो वो तो उस स्लैश पावर को देख करके वहीं पे तंग रह जाता है। पहली बार जुलियन के उस स्लैश को उसने देखा था तो वो तभी से उसका फैन बन गया था। हमला तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा टेरिफाइंग था। वो भी वहाँ पर अपने बचे हुए लोगों से कहता है कि यहाँ पर होल्ड बैक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके पास में जो कोई भी ट्रम्प कार्ड है उसका इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को यहाँ पर खत्म करो। ट्रम्प कार्ड के नाम पर इन लोगों के पास में कुछ नहीं था सिवाय अपनी बॉडी को वहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के, जिसकी मदद से वो अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए जुलियन को भी खत्म कर सके। कोएन भी यहाँ पर ये देख जुलियन को पहले बता देता है कि ये लोग यहाँ पर अपने आप को ब्लास्ट करके यहाँ पर सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, किस भी करके इन लोगों से सावधान रहना। उन लोगों से कहता है कि ठीक है फिर इन लोगों को ये करके देखने दो। फिर मैंने इन लोगों को यहाँ पर कौन सा रोक रखा है। साथ ही वो वहाँ पर अपने इमोर्टल बुरियल कॉफिन को बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि ये लो इसके अंदर जाओ और जाकर के इसके अंदर जैसा चाहे वैसे ब्लास्ट करो खुद को। इसके साथ ही वो वहाँ पर उस कॉफिन को ओपन करता है तो उस कॉफिन के अंदर से भयानक तरीके की सक्शन फोर्स लगने लगती है। उन सभी लोगों को दूर से ही अपने अंदर खींचने लगती है। लोग चीखते हुए कहते हैं कि साला ये कैसी पापी चीज है जो कि हमें चैन से यहाँ पर मरने भी नहीं देती। तो वो सभी लोग वहाँ पर कॉफिन के अंदर हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। तो यहाँ पर एनवाई की भी बुरी तरीके से फट जाती है। तो वो कहता है कि अगर ये कैसी चीज है भाई, ये तो हमारे पास भी नहीं है, इसी वाली नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी सच नहीं लगता। जुलियन उसे कहता है कि ये सच हो या फिर ना हो, एक बार छू करके देखो तुम्हें भी इसके बारे में पता चल जाएगा। जुलियन वहाँ पर उस एनवाई को भी खत्म करने के लिए अपने स्वॉर्ड के साथ में एक पावरफुल सा स्लैश मारता है। उनके उस स्लैश हमले को एनवाई के लगने से पहले ही वहाँ पर बीच में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है। जुलियन के हमले को वहीं पर आसानी से रोक लेता है। तो देखोगे तो यहाँ पर ये जुलियन भी हैरान हो जाता है। दूसरी ओर एनवाई की पावर वहाँ पर हैरानगी से भरने लगती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक अथॉरिटी नाम की चीज है जैसे कि डार्क अवाइस यहाँ पर कंट्रोल करता है। अभी के लिए एनवाई की कोई मदद कर रहा है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अथॉरिटी के पावर के साथ में एनवाई की पावर यहाँ पर तेजी से बढ़ती जाती है। एनवाई की पावर तो अब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो कॉन्फिडेंस से वहाँ पर अब जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है कि जब तक डार्क अवाइस यहाँ पर मेरे साथ में खड़ी है तब तक वो यहाँ पर हार ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो यहाँ पर पूरी तरीके से इनविंसिबल हो चुका है। सामने से जुलियन भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि इस बर्ड को सिर्फ और सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लौटा ट्रू इनविंसिबल सिर्फ और सिर्फ ये जुलियन ही है।